इफ ए सेंटेंस begin with an adverb, use inverted form of verb, इसका क्या सीन है, अगर कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो इसमें वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म आती है। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि हार्डली वी हैड ओपनड द डोर, when the light went out, कि मुश्किल से हमने दरवाज़ा खोला जब लाइट चली गई। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये है एडवर्ब। एडवर्ब इस केस में क्या होता है, इन्वर्टेड फॉर्म में यूज़ होती है। इन्वर्टेड फॉर्म का क्या मतलब है, जब भी अगर आगे एडवर्ब लगी हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा जो सब्जेक्ट है इससे आगे यूज होगी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। ये होता है इंटेरोगेटिव जैसा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे यूज हो तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन दिखता इंटेरोगेटिव जैसा है लेकिन होता असर्टिव सेंटेंस है। जैसे और एग्जांपल इसके देखते हैं, ये है इन्वर्टेड फॉर्म। एग्जांपल नंबर 2, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, नेवर ही टेल्स ए लाई, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्ब आगे यूज है, एडवर्ब यूज है तो जो वर्ब है वो यहाँ आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, जैसे या तो इसको ऐसे लिखो, ही नेवर टेल्स ए लाई। एक तो तरीका हो गया ये इसको लिखने का। अगर दूसरा तरीका क्या है, अगर एडवर्ब को हम आगे रखते हैं, जैसे ऐसे, नेवर डज ही टेल्स ए लाई, इसमें क्या करेंगे, एडवर्ब आगे हो गई तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे यूज होगी। इनके साथ SEIS नहीं लगता, इसको हटा देंगे, तो जो ये SEIS है इसकी जगह क्या कर देंगे, हम डज का यूज करेंगे। ये हो गई इन्वर्टेड फॉर्म, ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, अगर आगे कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो उसमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज होती है। इन्वर्टेड फॉर्म मतलब सब्जेक्ट से पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस इसी का नंबर 3, नॉट ओनली यू हेल्प्ड but also gave money to them, कि तुम्हें उनकी मदद ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें धन भी देना चाहिए। देखो एडवर्ब लगी हुई है, नोट क्या है, एडवर्ब लगी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
मतलब कौन सा टेंस हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड, और इसको हटा देंगे। डिड, नॉट ओनली डिड यू हेल्प बट आल्सो गिव मनी टू देम। जैसे हमने इस सेंटेंस में किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इसके हेल्पिंग वर्ब डू डज, तो डज आ जाएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, ये हो गया इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। जैसे अगला इसी का एडवर्ब एडजेक्टिव का एक होता है ओनली, वर्ड यूज होता है कहीं कहीं ओनली, ये दोनों तरह यूज होता है। एडजेक्टिव भी होता है ये, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट की, संज्ञा की तारीफ करे, मॉडिफाई करे। एडवर्ब होती है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। इसका यूज कैसे होता है एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में, जैसे एग्जांपल एक, ही ओनली टीचेज, कि वह सिर्फ पढ़ाता है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है ये, इसको, और टीचेज क्या है, वर्ब, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब। और जैसे दूसरा सेंटेंस इसी का, ही टीचेज ओनली हिंदी, हिंदी, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको। हिंदी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ओनली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज होता है। नंबर 3 एग्जाम्पल, जैसे हमने देखे अभी कि इन्वर्टेड फॉर्म वाले, तो इन्वर्टेड फॉर्म के मामले में कैसे, जैसे एक और एग्जांपल इसी का इन्वर्टेड फॉर्म का, सो फास्ट द थीफ रन दैट वी कुड नॉट कैच हिम, कुड नॉट कैच हिम। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, सो फास्ट क्या है, एडवर्ब। अगर पहले एडवर्ब यूज हो तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, जैसे ये कुड लगा हुआ है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो लग जाएगी यहाँ पर डिड। ये हो गया इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। जैसे एक और सेंटेंस इसी का नंबर 4, नोट ए वर्ड ही स्पोक टू एनीवन, टू एनीवन। नोट क्या है, एडवर्ब, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड। एडवर्ब है तो इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, साथ में डिड आ जाएगा। ये नोट और नो, ये दो वर्ड होते हैं, इनका अलग अलग यूज होता है। क्या यूज होता है, जैसे जो नोट होता है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, नोट जो होता है वो होती है एडवर्ब,
मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए, और नो जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे, जैसे एग्जाम्पल इनके, नंबर 1, आई हैव नो मनी। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के आगे आता है एडजेक्टिव, तो नो क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे एक और सेंटेंस इसी का नंबर 2, ही इज नॉट कम। नॉट कम, तो ये वर्ब हो गई, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब। कहने का मतलब क्या है कि नो जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, और नोट जो होता है वो होता है एडवर्ब। अब चलते हैं आगे। कुछ कंजक्शन है हमारे पास, जैसे ए सेंटेंस, अगर कहीं भी ये कंजक्शन दिखाई दे जाए तो उसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती हैं। कैसे, ये सेंटेंस हैविंग कंजक्शन, कौन कौन से, जैसे कहीं भी 2 दिखाई दे जाए, THOUGH, या कहीं पर ऑल दो, या कहीं पर हाउएवर, या वाहिल, बट, यट, या स्टील, ETC। मतलब कहीं पर भी अगर ये कंजक्शन यूज हो ना, तो वो सेंटेंस हमेशा 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यूज होंगी, मतलब ऑपोजिट। मस्ट हैव 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट यूज होंगी इनमें। कैसे, जैसे समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द मैन वाज शूट ट्वाइस yet he died। जैसे क्या है कि आदमी को 2 बार शूट किया गया, फिर भी वह मर गया। मतलब क्या है कि 2 बार शूट किया फिर भी, ये कंजक्शन आ गया। इसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इसको हटा देंगे, इसके जगह क्या आ जाएगा, सर्वाइव्ड। कहने का मतलब यही है कि अगर ये कंजक्शन कहीं भी यूज हो तो उसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यूज होंगी, कि उसको 2 बार शूट किया फिर भी वह बच गया, मतलब उल्टा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट होती है ना, ये बनानी पड़ती है ऐसे करके। जैसे एक और सेंटेंस इसी का नंबर 2, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ बट आई शैल ट्रस्ट यू। कि तुम सच बोल रहे हो, स्टेटमेंट इनका मतलब फिर भी, बट का मतलब फिर भी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आएगी। तुम सच बोल रहे हो फिर भी मैं आपको ट्रस्ट करूँगा। तो उल्टा बनाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूज होगा नोट। फिर भी मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता, कि तुम सच बोल रहे हो लेकिन मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता। ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आपस में ओपोजिट एक दूसरे के। जैसे एक और सेंटेंस नंबर 3, 2
ही नेवर वेंट ए कॉलेज, he never went a college, he cannot speak English well, English well। इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि वह कभी भी कॉलेज नहीं गया। कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन आया हुआ है कि वह फिर भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। वह कभी भी कॉलेज नहीं गया लेकिन फिर भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। उल्टा आएगा तो यहाँ पर नोट को हटा देंगे कि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। जैसे ऊपर वाला ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव, नोट लग गया तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल नंबर 4। हाउएवर ही वाज experienced, they selected him, ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि however he was experienced they selected him। तो however का मतलब होता है हालांकि, और ये ऑपोजिट को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्राडिक्टरी आना चाहिए। सेलेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया कि वह एक्सपीरियंस्ड था और उसको रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्टेड आएगा यहाँ पर, रिजेक्टेड। तो कहीं भी ये अगर ये कंजक्शन आए हों जिसमें दो, आल्दो, हावेवर, वाहिल, बट, यट, स्टिल, तो इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ये पॉजिटिव है कि एक्सपीरियंस है और ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है कि रिजेक्ट कर दिया। तो ये होता है। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है, यूज ऑफ टू। टू का यूज करना, यूज ऑफ टू। टू का यूज कहाँ पर होता है? जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, देखो दो सेंटेंस होते हैं, मतलब दो कंजक्शन होते हैं ये। जैसे एक हो गया टू और एक हो गया वेरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये देखते हैं। जैसे एक हो गया टू और एक हो गया वेरी। इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। ये आता है नेगेटिव स्टेटमेंट हो तब, और ये आता है पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तब। ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, जैसे आई एम टू ग्लैड, मतलब खुश हुआ मिलके, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो टू नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, वेरी। इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा वेरी ग्लैड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। एक तरीका ये भी हो गया कि ऑब्जेक्ट भी दिया है और पॉजिटिव भी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वेरी का यूज होगा। जैसे इसी की एक और स्टेटमेंट, जैसे आई एम टू हैप्पी टू इनवाइट यू, तो देखो एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हो तो वेरी आता है। दूसरा हैप्पी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव।
तो वेरी आता है। तो दोनों केस में वेरी, यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा वेरी। टू का यूज कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं एक बार, कि आई एम वेरी बिजी टू मीट यू, टू मीट यू। देखो टू बी मतलब नेगेटिव वाइब है इसकी सेंटेंस की। कैसे कि मैं बिजी हूं, तुमसे नहीं मिल सकता, मतलब ओपोजिट रिजल्ट दिया है। तो ओपोजिट रिजल्ट जब दिया हो उसके केस में टू यूज होता है, ना कि वेरी। टू ये है नेगेटिव सेंटेंस। ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़े हो तो वर्ब दूसरे वाले के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड with conjunction, verb agreed with letter subject मतलब बाद वाला। इसका क्या मतलब है कहने का, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो वर्ब दूसरे वाले मतलब लेटर मतलब दूसरे वाले के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे, जैसे समझते हैं एक सेंटेंस से, कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, आइदर यू और कमल वर शाउटिंग। तो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि या तो तुम या कमल दोनों में से कोई भी चिल्ला रहा था। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, अगर दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़े हैं, ये कंजक्शन हो गया, कंजक्शन, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू, तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब सेकंड के, इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो कमल सिंगुलर है तो वर्ब को भी हम क्या कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे, इसकी जगह आ जाएगा वाज। जैसे और सेंटेंस देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 2, कि आई और ही आर गिल्टी, देखो ये हो गया कंजक्शन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब बाद वाला ये, तो इसके हिसाब से आना चाहिए यहाँ पर इज। तो ये था। जैसे एक और होता है, एक और क्या होता है, वर्ब प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन कैसे, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, ही इज, ही एज वेल एज हिज स्लिंग्स, रिश्तेदार होता है इसका मतलब स्लिंग्स। तो देखो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और
वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है, यहाँ पर वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन इसके केस में हमेशा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि इसका मतलब होता है भाई बंधु। और बाकी और कुछ हो यहाँ पर, जैसे हिज फ्रेंड्स दिया हो, तब वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये था इसमें डिफरेंस, ये एक अलग टाइप। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पर, कंजक्शन का अगला टाइप। अगला टाइप क्या कहता है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, राम इज ग्रीडी एंड डिलीजेंट, मतलब ग्रीडी है और डिलीजेंट है, मेहनती है, ठीक है। ये तो है नेगेटिव, उसके बारे में, राम के बारे में नेगेटिव बात की, लालची है, और ये मेहनती पॉजिटिव है। अगर दो स्टेटमेंट्स जुड़ी हो ना, इक्वल रैंक, ओपोजिट क्वालिटी हो, ओपोजिट क्वालिटी, ओपोजिट क्वालिटी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन यूज होता है उसमें। वो कौन सा, एंड को हटा देंगे, इसका जगह आ जाएगा बट, या येट भी यूज कर सकते हैं इसके जगह। कि अगर दो स्टेटमेंट में दो वर्ड दिए हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो दोनों को कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन से जोड़ते हैं। रैंक इक्वल होगा, मतलब एक जैसी वर्ब होंगी, लेकिन क्वालिटी ओपोजिट होगी दोनों की। जैसे दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2, मोहन इज वाइजेस्ट एंड erudite मैन ऑफ द विलेज, मतलब वाइजेस्ट मतलब ईमानदार, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये क्वालिटी दे रखी है, जैसे एडजेक्टिव की होती है ना, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मतलब थर्ड क्वालिटी, ठीक है। तो थर्ड डिग्री दी हो ना, तो उसके साथ हमेशा दा यूज होता है, दा, यहाँ पर दा आ जाएगा। इरूडाइट को तो हम कर नहीं सकते, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, दी मोस्ट इरूडाइट। इसका करने का क्या मतलब है कि कंजक्शन से हमेशा इक्वल रैंक ऐड होते हैं, इक्वल रैंक जुड़ते हैं। अगर ये थर्ड डिग्री यूज है, तो यहाँ पर भी थर्ड डिग्री यूज होगा। जैसे एक और सेंटेंस इसी का, नंबर 3, he avoids laughing, playing and dance, तो देखो लाफिंग है, प्लेइंग है, तो इसमें भी क्या होगा, यही डिग्री यूज होगी, कुल्ली, डांसिंग, कि कंजक्शन से हमेशा इक्वल रैंक जुड़ते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल कि ही प्लेज क्रिकेट वाइजली एंड कूल, ये जो रैंक है वैसा ही यहाँ पर यूज होगा। वाइजली मतलब कुल्ली, ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना, एंड जो हमने साथ पढ़े थे, वो हमेशा इक्वल रैंक को जोड़ता है। ये देखो, इक्वल रैंक को जोड़ता है।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर। क्या था ये पॉइंट? ये पॉइंट ये था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऑलवेज हैव क्या इक्वल रैंक्स। अब चलते हैं अगले टाइप पर, कंजक्शन का अगला टाइप, कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, बोथ ब्रोदर्स आर नॉट assuaging my misery। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता, इसको हटा देंगे हम। बोथ ब्रदर्स आर assuaging my misery। क्या है ये स्टेटमेंट? कि बोथ का प्रयोग, बोथ का यूज नेगेटिव में नहीं होता, नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल इसी को लेकर बोथ के साथ ही, कि बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गैरुलस। झगड़ालू होता है इसका मतलब गैरुलस, कि राम और श्याम दोनों झगड़ालू नहीं है। तो देखो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नोट को तो हटा नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम इसको ही चेंज कर देंगे, बोथ को और एंड को हटा देंगे। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। नाइदर राम नोर श्याम आर गैरुलस, इस नोट को भी हटा देंगे, क्योंकि नाइदर नोर आ गया तो ये ऑलरेडी नेगेटिव तो हो ही चुका है, तो डबल नेगेटिव नहीं आता इसमें। ये था बोथ से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले कंजक्शन पर हमारे, कि एक स्टेटमेंट दी हुई है हमें कि दी रीजन वाई आई हेट हिम बिकॉज he cast a slur on me। मतलब बदनाम करना होता है इसका, सलर का मतलब कि उसको मैं इसलिए हेट करता हूँ क्योंकि उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला। तो जहां भी ये दिखाई देना द रीजन वाई, इसके साथ हमेशा दैट का यूज होता है। तो बिकॉज को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट यूज हो जाएगा। दैट, कि द रीजन वाई आई हेट हिम दैट ही कास्ट ए स्लर ऑन मी। दैट। इससे अगला टाइप है, एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें। सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर whether he will come today। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है कि आई एम नॉट श्योर, मतलब डाउट है। डाउट है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेदर का यूज होता है, वेदर या इफ भी,
कि मैं श्योर नहीं हूं कि वह आएगा, तो उस केस में क्या होगा, इफ या वेदर। इसका मतलब हो गया आई डाउट, आई डाउट। और इस केस में हमेशा क्या होता है कि इफ या वेदर का यूज होता है, कि बात श्योर नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, श्योर बात नहीं है। और एक इसी का दूसरा स्टेटमेंट है, जैसे श्योर हो कोई बात। नंबर 2, आई एम श्योर, आई एम श्योर इफ ही विल क्लिप यूर विंग्स, क्लिप यूर विंग्स, विंग्स, कि उसने ही तुम्हारे पंख, वही तुम्हारे पंख काटेगा। आई एम श्योर, तो श्योर के केस में हमेशा दैट यूज होता है, इफ या वेदर यूज नहीं होता। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट। अगर बात ये क्या है, श्योर केस है, श्योर हो तो दैट, और अगर श्योर बात नहीं है तो इफ या वेदर का यूज होता है। अब चलते हैं इससे अगला एग्जाम्पल इसका, इसी का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, आई डाउट वेदर he will get capital punishment or not, capital punishment or not, देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्या है कि कहीं भी अगर और नोट दिया हो लास्ट में, और नोट, इसके साथ हमेशा वेदर का यूज होगा। क्या मतलब है इसका, और नोट, इसके साथ क्या यूज होता है, हमेशा वेदर यूज होता है, वेदर। ये कंजक्शन एक साथ आते हैं। अब चलते हैं अगले कंजक्शन पर। अगला कंजक्शन क्या है, व्हेन एंड व्हाइल, इन दोनों का यूज, व्हाइल, इनका कहां पर यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि ही वाज ईटिंग व्हेन आई वाज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था तब वह पढ़ रहा था, मतलब तब वह खाना खा रहा था। ऐसे केस जिसमें दोनों वर्ब एक साथ हो, मतलब दोनों काम एक साथ हो, उसमें हमेशा वाइल का यूज होता है। इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाइल। जैसे एक और सेंटेंस इसी का वाइल का कि आई वाज ईटिंग व्हेन वाचिंग टीवी, कि टीवी देखते देखते पढ़ रहा था, खाना खा रहा था, वाचिंग टीवी। ऐसे केस में भी जो जो साथ साथ वर्ब आई होना, उसमें हमेशा वाइल का यूज होता है, तो यहाँ भी वाइल का यूज होगा। अब चलते हैं अगले कंजक्शन पर। अगला टाइप क्या कहता है कि डबल कंजक्शन कहीं भी, अवॉइड डबल कंजक्शन, अवॉइड डबल कंजक्शन, कि कहीं भी एक साथ दो कंजक्शन यूज नहीं करने, डबल कंजक्शन। कैसे, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास कि आई ट्राइड वेरी हार्ड, आई ट्राइड वेरी हार्ड बट however
हाउ एवर आई लॉस्ट द मैच, आई लॉस्ट द मैच, कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी हमने मैच हरा दिया। तो कॉन्ट्रेरी है, मतलब कॉन्ट्रेरी है कि मेहनत तो की लेकिन फिर भी हार गए। तो इसमें क्या होगा, दो का यूज नहीं होगा, एक को हटा देंगे, जैसे इसको हटा दिया, क्योंकि ये दोनों ही कंजक्शन क्या है, कॉन्ट्रेरी वाले हैं। तो इसमें से एक यूज होगा, एक को हटा देंगे। जैसे एक और सेंटेंस इसी का नंबर 2, सपोज इफ you carry out my orders I will reward you देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, सपोज इफ यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स आई विल रिवार्ड यू, कि मेरे ऑर्डर मानोगे तो मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा। तो इसमें क्या है, दो कंजक्शन लगाए हुए हैं, एक ये है एक ये, इन दोनों में से एक को हटा देंगे, जैसे या तो इफ को हटा दो या सपोज को, इसको हटा देंगे कि कभी भी डबल कंजक्शन अवॉइड करने। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पर। कंजक्शन का अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप कहता है कि हमारे पास दो कंजक्शन होते हैं, जैसे एक तो होता है येट और एक होता है स्टील। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब होता है फिर भी, इसका मतलब भी होता है फिर भी, ठीक है। एक तो हो गया ये, दूसरा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब वो वर्ब की विशेषता बताती है, अभी तक, इसका मतलब हो गया अभी तक, अभी तक। और ये क्या है, एक हो गया ये, दूसरा ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी सेम ही है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका भी यही मीनिंग है। लेकिन सबसे मेजर जो इनमें डिफरेंस है वो है नंबर 3, ये क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज होती है, नेगेटिव सेंस में, और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होती है, पॉजिटिव सेंस में। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस। कैसे, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, एक ये हो गया और इसका स्टील का ये हो गया, ये स्टील और ये येट। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैज नोट केप्ट हर, वर्ड येट। देखो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा येट यूज होता है। ये था इनमें डिफरेंस कि उसने अभी तक उसके वर्ड नहीं रखे, मतलब नेगेटिव सेंस है सेंटेंस की। एक देखते हैं पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस, जैसे ही इज डिक्रीपिट, कमजोर होता है इसका मतलब, स्टिल ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमीज, कि वह कमजोर है फिर भी अपने दोस्त मतलब अपने दुश्मनों से लड़ने का साहस रखता है। डिक्रीपिट होता है कमजोर। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पॉजिटिव बात बताई हुई है इसकी, पॉजिटिव है तो स्टिल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव है तो येट यूज होता है, पॉजिटिव है तो स्टिल यूज होता है।
और ये दोनों कंजक्शन होते हैं। अब चलते हैं इससे अगला सेंटेंस नंबर 3। ही इज स्कूलरली एंड vivacious, yet he did not manage to carry off the match देखो ये क्या है कि वह स्कूलरली मतलब विद्वान होता है, यट फिर भी कंजक्शन यूज हुआ है, कंजक्शन, लेकिन नेगेटिव है कि डिड नॉट। तो नेगेटिव के केस में क्या आता है कि यट, तो यट का यूज हुआ है, ये इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट। ये क्या है, नेगेटिव सेंस है इस सेंटेंस की कि वह विद्वान है और फिर भी अपने मैच को कैरी आउट नहीं कर पा रहा, कैरी ऑफ नहीं कर पा रहा। तो ये था इन दोनों में, यट में और स्टिल में डिफरेंस। अब चलते हैं अगले कंजक्शन पर। कंजक्शन का अगला टाइप कि कुछ कंजक्शन है जैसे आइदर और या नाइदर नोर और क्या है नोट ओनली बट आल्सो और एक है वेदर और या फिर और। इन सभी कंजक्शन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब एंड प्रोनाउन will be agree according to the nearest one। इसका क्या मतलब है, अगर ये कुछ कंजक्शन दिए हुए हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है वो हमेशा जो नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। कैसे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, नोट ओनली राम बट आल्सो हिज पेरेंट्स आर पेंस्टेकिंग। इसका मतलब होता है मेहनती, कि राम ही नहीं उसके पेरेंट भी मेहनती हैं। तो देखो ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है नोट ओनली बट आल्सो, तो क्या कहा था कि वर्ब और प्रोनाउन, तो ये वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग आई हुई है कि हिज पेरेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज हुई है कि वर्ब और प्रोनाउन नियरेस्ट वन जो नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे एक और सेंटेंस इसी का कि इज आइदर मोहन और हिज ब्रोदर्स स्मार्ट एंड गुड लुकिंग कि मोहन ही नहीं उसके भाई भी स्मार्ट और गुड लुकिंग है। तो देखो वर्ब क्या पर आई हुई है, ये इज किसके अकॉर्डिंग आई हुई है,
इसके अकॉर्डिंग। यही तो था रूल कि अगर ये कंजक्शन जैसे एक ये रहा आइदर और, इससे जुड़े हों दो सब्जेक्ट कौन कौन से, एक मोहन है एक हिज ब्रदर है, तो जो वर्ब है वो नियरेस्ट वन जो नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग आए। अब चलते हैं अगले कंजक्शन पर। अगला टाइप क्या कहता है कि कहीं भी द सेम और द सेम, इसके साथ दैट यूज होता है और इसके साथ एज यूज होता है। दैट कहां पर यूज होगा, इसके बाद वर्ब स्पष्ट हो, मतलब क्लियर दी हो, स्पष्ट हो। और इसका यूज कहां पर होगा, इसके बाद वर्ब स्पष्ट ना हो, ना हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर द सेम के बाद वर्ब स्पष्ट है तो दैट आएगा, अगर वर्ब स्पष्ट नहीं है तो क्या द सेम के बाद एज आएगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। देखो ये वर्ब है, द सेम, इसके बाद दैट आया हुआ है, वर्ब स्पष्ट दी हुई है तो इसके साथ क्या आ गया, दैट यूज हो गया। और वर्ब स्पष्ट कैसे, नंबर 2 यहीं पर देख लेते हैं कि दिस इज द सेम बुक एज माइन। द सेम दिया हुआ है, द सेम के साथ क्या हुआ है, एज, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं दी हुई, ये दिया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहने का मतलब ये है कि अगर द सेम के बाद, द सेम के बाद अगर वर्ब स्पष्ट है तो आएगा दैट, और स्पष्ट नहीं है जैसे इसमें प्रोनाउन आ गया तो उस केस में आएगा एज। अब चलते हैं इससे अगला टाइप। एक कंजक्शन का लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, जैसे टिल द ट्रेन, टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, it will not proceed, it will not proceed, कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं जाएगी। इसमें क्या गलती है, क्या एरर है, ये है एरर। इसकी जगह क्या आएगा, अनटिल आएगा, अनटिल। क्यों आया, क्योंकि टिल से कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होती, टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं होती, शुरुआत नहीं होती, टिल। तो ये था हमारा चैप्टर कंजक्शन। तो यहाँ पर कंजक्शन खत्म होता है द एंड।